Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your social studies lecturer Midhat Abbas. Students, हमने पिछले lectures में ख़त्म किया है chapter number 14 which is National Unity and Freedom Movement. आज हम उसके questions करते हैं. आइए. सबसे पहले question number 1 हम वही technique use करेंगे. हम will underline our important points in the question. Plus आज मैं चाहती हूं कि ये आंसर आप मेरे साथ लिखिए. What did Jamaluddin Afghani think was required for Muslims to succeed in the modern world? अब सबसे पहले ये क्वेश्चन किसके बारे में है? It is about Jamaluddin Afghani, who was a prominent Muslim figure. And then, what did he think his ideology was required for the Muslims to succeed? अब अगर हम इस क्वेश्चन की थोड़ी सी बैकग्राउंड पे जाएं तो ऑब्वियसली दिस मुस्लिम prominent figure was there in the 18th century where Britishers had occupied the subcontinent, जब बड़े सगीर पे कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने और इंट्रोड्यूस कर दी थी ब्रिटिश एजुकेशन. इस ब्रिटिश एजुकेशन की वजह से मुस्लिम्स वर अनहैप्पी. नाउ अगर अब आप रिकॉल करें मेरे साथ from the past lectures, I want you to write down important points of the ideology of Jamaluddin Afghani. वीडियो पॉज कीजिए और वो पॉइंट्स लिखिए. राइट. अब इन पॉइंट्स में सबसे पहली चीज है the opposition of Muslims to British education. इस opposition की वजह से they were not willing to understand कि वो लोग पीछे रह जाएंगे. वो बस ये समझ रहे थे कि क्योंकि ये ब्रिटिश एजुकेशन है, अगर हमने इसको अपना लिया तो हमें ब्रिटिशर्स को अपनाना पड़ेगा. लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि ब्रिटिश एजुकेशन को अपनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इन लोगों के साथ इनकी ज़बान में कम्युनिकेट करके हम अपनी बात बता सकें या मनवा सकें या लेटर ऑन हमारे लिए कोई फ्यूचर हो सके. सो इस बात को उस वक्त समझाने के लिए देवर डिफरेंट फिगर्स. उनमें जमालुद्दीन अफगानी वाज अ वेरी मेजर वन. अब उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? ही सेड दैट मॉडर्नाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. अब मॉडर्नाइजेशन ना कि सिर्फ एजुकेशन वाइज बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइज भी. क्यों? क्योंकि जब तक हम एजुकेशन मॉडर्न नहीं लेंगे हम आजकल की नीड्स को नहीं समझ सकेंगे, आजकल के चैलेंजेस को नहीं समझ सकेंगे. एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड साइंस. अब सिंस द ब्रिटिशर्स वर देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हिच द मुस्लिम्स वर फेसिंग. अब क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां थे और वो मुसलमानों के लिए नई से नई प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे, तो he thought that in order to fight them, उन चीज़ों से लड़ने के लिए या उनका सामना करने के लिए मुसलमानों को अपने आप को बैकवर्ड नहीं रखना चाहिए बल्कि नई एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और साइंस को अपनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इस लैंग्वेज को भी समझना चाहिए जो कि वो इस बड़े सगीर में लेके आए हैं. प्लस he was a very progressive man. he used to believe, वो इस बात को बिलीव करते थे कि तरक्की के लिए चीजों को, नई चीजों को देखना, समझना, अपनाना जरूरी है. प्रैक्टिस करें ना करें वो बात की बात है. प्लस ही बिलीव्ड दैट मुस्लिम्स शुड एक्वायर दिस नॉलेज, एक्वायर दिस लैंग्वेज एंड देन कन्वे देयर ओन डिमांड्स टू द ब्रिटिशर्स इन द लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टैंड. क्योंकि जब तक वो उस अंग्रेजी जबान को समझेंगे नहीं तब तक वो अंग्रेजों को उनकी जबान में अपनी बातें समझा नहीं पाएंगे. It was important for communication. However, उनका हरगिज मतलब ये नहीं था कि मुस्लिम्स अपनी रूट्स को छोड़ दें, अपनी लैंग्वेज को छोड़ दें. He just meant कि नई चीज़ों को समझना, मॉडर्नाइजेशन को अपनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ताकि हम एक बेटर फ्यूचर की तरफ देख सकें. What was he looking for? Towards a better future. He was of the opinion कि मुसलमान अगर सिर्फ पीछे देखते रहेंगे टुवर्ड्स देयर ग्लोरियस पास्ट तो वो आगे कैसे बढ़ सकेंगे. उस ग्लोरियस पास्ट जैसा फ्यूचर लेने के लिए उनको नए जमाने को समझना जरूरी है.
So basically you jot down the points and then you write them, connecting them in detail ताकि आपका एक answer form हो. That's how we treat a question. Now, for question 2, for your better understanding, I have written the answer there. But let's just discuss ताकि आपके important points जो कि आप उस question को पढ़ के अपने दिमाग में बनाते हो, उसको हम connect करके answer कैसे लिख सकते हैं. It is just a sample. आप इन्हीं points को connect करके अपनी language में और भी answers लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो exactly यही language हो, but it's just a way to actually help you understand it. Who was Muhammad Abdu and how did he influence the Muslims? Again, the question is about Muhammad Abdu. Muhammad Abdu कौन थे? And how did he influence the Muslims? उन्होंने Muslims को influence कैसे किया था? Let's just see. Muhammad Abdu was a revolutionary Muslim figure. He believed in modernization and understood the importance of education. उन्होंने ना के सिर्फ बिलीव किया कि मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, बल्कि इस बात को भी समझा कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है. He himself was influenced by जमालुद्दीन अफगानी. अब वो खुद जमालुद्दीन अफगानी के पैरोकार थे. वो जमालुद्दीन अफगानी से कब मिले थे? जब वो खुद एक स्टूडेंट थे इन अ यूनिवर्सिटी वेयर जमालुद्दीन अफगानी वाज विजिटिंग. सो जब वो उस तालिब इल्मी के ज़माने में थे तो ऑब्वियसली आपका अपना एक शऊर डेवलप हो रहा होता है. आप जिसको देखते हो, जिसके काम से इंप्रेस होते हो, आप उसके काम को अपनाते हो. तो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जमालुद्दीन अफगानी. ही सपोर्टेड एजुकेशन एक्विजिशन. एजुकेशन एक्विजिशन का मतलब है कि आप एजुकेशन को अपनाओ, ना कि सिर्फ वो एजुकेशन जो आपकी अपनी लैंग्वेज में है, बल्कि द एजुकेशन विच वॉज ब्रॉट इन बाय ब्रिटिशर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. क्योंकि ना हमारे सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि दुनिया को भी समझने के लिए हमें अपना नजरिया ब्रॉडर करने की या बड़ा करने की जरूरत है. ही ऑल्सो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ विमेन. अब वो सिर्फ ये नहीं मानते थे कि एजुकेशन सिर्फ मुसलमान मर्दों के लिए या सिर्फ मर्दों के लिए महदूद है. उनका ये मानना था कि मुसलमान औरतों को भी पूरा हक है टू गेट द एजुकेशन. अब इसके लिए ना सिर्फ वो सोचते थे बल्कि डिफरेंट काम भी करते थे. ही मेड स्पेशल अरेंजमेंट फॉर विमेन इन हिज यूनिवर्सिटी. अब जिस यूनिवर्सिटी में वो थे, उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने मुसलमान औरतों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट बनाया ताकि वो वहां जाके एजुकेशन हासिल कर सकें, अबाइडिंग बाय द रूल्स ऑफ इस्लाम व्हिच दे शुड बी फॉलोइंग. नाउ ही सपोर्टेड इज्तिहाद. इज्तिहाद क्या है? Which means to solve a problem by reasoning where no such example has been given in the Quran and Sunnah. इज्तिहाद क्या है? इज्तिहाद एक तरीका है एक प्रॉब्लम या एक चैलेंज को सॉल्व करने का जिसके बारे में कुरान और सुन्ना में कोई एग्जाम्पल नहीं है. ऑब्वियसली विद इम्प्रूविंग वर्ल्ड, विद पासिंग टाइम, नए जमाने की नई तरीके की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं. सो बट स्टिल आप उस रीजनिंग को इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना ही लोगे. आप जो भी उस सोल्यूशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे वो कीपिंग इन माइंड एंड कीपिंग इन लाइट द कुरान एंड सुन्ना तभी निकालोगे. बट देयर कैन बी सर्टेन इश्यूज विच कैन बी फेस्ड बाय मुस्लिम्स जो मुसलमान फेस कर सकते हैं और उनको सॉल्व करना पड़ सकता है. सो ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ इज्तिहाद. ही हैड प्रोग्रेसिव व्यूज. ही वांटेड टू प्रोग्रेस, तरक्की की तरफ. He wanted Muslims to progress, not only himself but all the Muslims. And he worked hard for the educational uplift of Muslims. जैसे कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में ये मुसलमान औरतों के लिए अरेंजमेंट की, वैसे he influenced other people around him as well. He became a grand mufti. अब he was so knowledgeable and he studied Islam in so much detail that he became a grand mufti and a member of Supreme Council in the university, Al-Azhar University at Cairo. So this was the end result where what he achieved was that he became the mufti and an influential figure of that time. ताकि वो मुसलमानों के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकें. Now, what was Maulana Muhammad Ali Jauhar's will and what did this mean? मौलाना मोहम्मद अली जौहर की will क्या थी? And उसका मतलब क्या था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब 1930 की टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद बीमार हो गए तो तब उन्होंने एक विल पास की थी. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ड्यूरिंग हिज इलनेस willed that he should be buried in बैतुल मुकद्दस
when he passes away. उन्होंने ये विल की थी और इस चीज का इजहार किया था कि उनको उनके मरने के बाद बैतुल मुकद्दस विच इज जेरूसलम में दफनाया जाए, क्योंकि वो उस वक्त उस जगह पे थे. Why? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? As he did not want to be buried in a slave country. Because उन्होंने कहा कि मैं एक गुलाम मुल्क में दफनाना नहीं चाहता अपने आप को. अब ये एक बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने ये बात क्यों कही थी? वो इसलिए कही थी because his will meant to awaken the Muslims of Indian subcontinent. क्योंकि वो इस विल के थ्रू बड़े सगीर के मुसलमानों को जगाना चाहते थे, उनको ये बताना चाहते थे कि इट इज हाई टाइम अब उनको इकट्ठे होके इस बात पे लड़ना चाहिए कि दे नीड फ्रीडम एंड अ फ्रीड कंट्री जहां पे वो अपने सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस आराम से कर सकें. सो दैट दे गेट अप, get united and fight for their freedom. He aimed to enlighten sleeping minds and change their perspectives. उनका मकसद सिर्फ ये था कि मुसलमान इस बात से झंझोड़े जाएं और जो सोए हुए हैं उनके दिमाग वो इस बात पे इकट्ठा होके अपनी फ्रीडम के लिए काम करें ताकि उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिले जहां पे वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकें. Now, in what way did Allama Iqbal's views influenced Muslims' destiny? Allama Iqbal, उनके व्यूज और उन व्यूज का इफेक्ट मुस्लिम की डेस्टिनी पे क्या आया, मुसलमानों की तकदीर पे क्या आया. नाउ सबसे पहले ये देख लेते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि अल्लामा इकबाल वाज अ पोएट, फिलोसोफर, स्कॉलर एंड लॉयर. वो एक शायर थे, एक फिलोसोफर थे, एक स्कॉलर थे और साथ ही साथ एक वकील भी थे. उन्होंने इंग्लैंड और जर्मनी में लॉ पढ़ा था. He used his poetry to express and convey his religious and political ideas. अब सिंस वो पोइट्री करते थे तो उन्होंने अपनी पोइट्री को ही जरिया बनाया ताकि वो अपनी रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडियाज लोगों तक पहुंचा सके, ताकि वो लोगों के दिमाग में या लोगों को ये बात बता सकें कि रिलीजियसली और पॉलिटिकली वो क्या सोचते हैं. He used Persian language in his poetry for easy communication. उनकी ज़्यादातर शायरी पर्शियन में है, फारसी में है, क्योंकि ये वो लैंग्वेज थी, ज़बान थी जो उस वक्त के मुसलमान आराम से समझ लेते थे, पढ़ लेते थे. तो उन्होंने अपनी पोइट्री को इसी ज़बान में रखा ताकि लोग आसानी से उसको समझ सकें. बात वो भी वही कर रहे थे जो पिछले रिफॉर्मर्स ने की थी, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए या अपनी बात लोगों तक रसाई कराने के लिए अपनी बात की पर्शियन लैंग्वेज चूज की ताकि लोग उनकी कही भी बात को अच्छे तरीके से समझ सकें. और उन्होंने अपनी पोइट्री को, अपनी शायरी को उस मीडियम के, उस जरिए के तौर पे यूज किया. ही वर्क फॉर द वेलफेयर एंड पॉलिटिकल अपलिफ्ट ऑफ द मुस्लिम्स. अगेन, लिखी हुई बात की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्होंने अपनी रिटन पोइट्री को इस्तेमाल किया लोगों को जगाने के लिए, उनको पॉलिटिकली अवेकनिंग देने के लिए या उनको बताने के लिए कि हाउ दे शुड गो अबाउट इट. उसके बाद 1910 के अराउंड, 1910 के करीब, he aimed at Muslim unity and saw the dream of separate homeland in 1930. 1910 के करीब उनको ये ख्याल आया कि अब दिस इज हाई टाइम, बड़े सगीर से ब्रिटिशर्स तो जा ही रहे हैं, तो क्यों ना मुसलमान अपना अलग एक होमलैंड, अपनी अलग एक आइडेंटिटी चाहें. क्योंकि अगर वो ब्रिटिशर्स के साथ कोई एग्जिस्ट नहीं कर सके, क्रिश्चियंस के साथ कोई एग्जिस्ट नहीं कर सके, तो हिंदू भी एक डिफरेंट रिलीजन है और हिंदुइज्म के साथ या हिंदूज के साथ मुसलमान कोई एग्जिस्ट ज़्यादा देर नहीं कर सकेंगे. शायद अभी कर लें लेकिन बाद में फिर एक नई कहानी शुरू हो सकती है. तो इस चीज़ को फोर्सी करके उन्होंने इस बारे में एक ख्वाब देखा कि मुसलमानों के पास एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए और ये 1930 की बात है. उन्होंने अपना ये ख्वाब 1930 के अपने इलाहाबाद के एड्रेस में मुसलमानों को बताया. He said that पंजाब, सिंध, NWFP एंड बलोचिस्तान नीड्स टू बी वन स्टेट. कि जब ब्रिटिशर्स जाएं तो ये 4 जगहों को इकट्ठा करके एक मुस्लिम मेजॉरिटी की स्टेट बना दी जाए. However, his dream came true in 1947. उनके ख्वाब को पूरा होते होते 17 साल लग गए. अब ये जितने भी मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, ये जितने भी मुस्लिम प्रोमिनेंट फिगर्स थी, इन सब का एक ही मकसद था और वो मकसद ये था कि मुसलमान एजुकेशन ज़रूर लें, तालीम ज़रूर लें और उस तालीम को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें ताकि वो तरक्की कर सकें और उनकी तरक्की की वजह से मुल्क तरक्की कर सके. एंड उस वक्त इंग्लिश एजुकेशन को अपनाना या उसको समझना इसलिए ज़रूरी था ताकि बेहतर तरीके से अपनी लड़ाई की जा सके.
So that's how you answer question keeping in mind the main points and then फिर आप उनको explain करते हो. Students, चलिए अब इस chapter का last question है, उसको भी देख लेते हैं. Okay, students, let's look at the question number 5. Describe Chaudhry Rahmat Ali's contribution to Pakistan. So we're talking about Chaudhry Rahmat Ali and his contribution to Pakistan. अब आप recall कीजिए कि चौधरी रहमत अली ने क्या किया था. सोचिए. Right. चौधरी रहमत अली was the person जिन्होंने 3 और स्टूडेंट्स के साथ मिलके पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रखा था या सजेस्ट किया था कि जो भी मुसलमान स्टेट बने आफ्टर इंडिपेंडेंस उसका नाम पाकिस्तान रखा जाए. अब what he did was he coined the name Pakistan along with 3 other students in Cambridge University. अब उन्होंने ये नाम किस बेसिस पे सोचा या रखा? वो ये थी कि उन्होंने पी लिया पंजाब से, ए लिया अफगानिया, क्योंकि NWFP को उस वक्त अफगानिया कहा जाता था, के फ्रॉम कश्मीर, I from river Indus because it's the main river in Pakistan, S is for Sindh, and Tan from Balochistan. असल में ये नाम इस तरह सजेस्ट करने का मकसद ये भी था कि वो अपनी तरफ से एक ज्योग्राफिकल डिमार्केशन या एक ज्योग्राफिकल नक्शा प्रेजेंट करना चाह रहे थे कि ये सारी जगहें जिनमें मुसलमान मेजॉरिटी में हैं उनको कंबाइन करके पाकिस्तान बना दिया जाए. सो दिस वाज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन और ये कंट्रीब्यूशन वाज एक्चुअली रिवॉर्डेड इन 1940 जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई, जब मुसलमानों के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड की गई. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैं अल्लाह हाफिज कहती हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे.